21 जनवरी 2026 की यह बात है। गणपत सैनी नाम का एक व्यक्ति नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है और जाने के बाद कहता है कि साहब उनकी बेटी है जिसका नाम है काजल सैनी, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। वो 18 जनवरी 2026 की रात से ही लापता है, गायब है। उसको हर जगह तलाश किया गया, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जहां जहां उसका संपर्क था वहां वहां, लेकिन उस लड़की का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। पुलिस वालों को पूरी कहानी बताते हुए कहता है कि साहब, जो घर की बैक साइड में एक मोहम्मद हनीफ नाम के व्यक्ति का घर है, उसका दूसरे नंबर का जो बेटा है जिसका नाम अरमान है, दरअसल अरमान ही उनकी बेटी को बहला फुसला कर भगाकर लेके गया होगा। जैसे पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि तहरीर दे दो, तो तहरीर के आधार पर एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। मुकदमा अपराध संख्या 17/2026 बीएनएस की धारा 87 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब लड़के की जो परिवार होते हैं उनसे संपर्क किया जाता है। मोहम्मद हनीफ को जो थाने बुलाया जाता है तो मोहम्मद हनीफ कहता है कि साहब, मैं तो पहले भी कई बार थाने आ चुका हूं, मैंने भी आकर यही बात बताई है कि मेरा बेटा रात 9:30 बजे से 18 जनवरी से वो लापता है, गायब है, उसे आप ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए, लेकिन आप सुनने को तैयारी नहीं है। तभी पुलिस वाले धमकाते हुए कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपने लड़के को वापस भिजवा देना और साथ ही उस लड़की को भी, लेकिन अगर वो नहीं आए तो फिर देखना क्या होता है। इस तरह की बात ही जब यह नजदीकी पुलिस स्टेशन वाले सुनते नहीं है, तभी परिवार पिता सीधा पहुंच जाता है मुरादाबाद के एसएसपी के पास और जाकर पूरी कहानी बयां करता है कि साहब, 18 जनवरी 2026 की रात लगभग 9:30 बजे के आसपास उनका बेटा गायब हो चुका है, मिल नहीं रहा है, उसे हर जगह तलाश किया गया है, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा है। एसएसपी ने जैसी बात सुनी, संबंधित थानेदार को फोन करके बातचीत करते हैं और कहते हैं कि मामला क्या है। तो थानेदार कहते हैं कि साहब, लड़की के परिवार वाले भी आए हैं और लड़के के परिवार वाले भी आ रहे हैं, हम करें तो क्या क्या करें। तभी एसएसपी ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष रूप से जांच करिए, जांच करने के बाद जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से मत टालिए। अब इसके बाद फिर थानेदार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद एक एक कड़ी को जोड़ना जब शुरू किया है तो पता चलता है कि लड़का और लड़की, इनका तो दोनों का ही कत्ल हो चुका है और कत्ल होने के बाद उन्हें घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर 10 फुट एक गहरे गड्ढे में दफना दिया गया है, दबा दिया गया है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, पूरा गांव एक छावनी में तब्दील हो जाता है जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद का थाना पाकबड़ा है। पाकबड़ा में ही एक गांव लगता है उमरी सब्जीपुर। ये साल 2021 की बात है। एक लड़की जिसका नाम काजल सैनी होता है और एक लड़का जिसका नाम अरमान होता है। इन दोनों को किसी ने एक साथ देख लिया था और जैसे एक साथ देखा तो लड़की के परिवार वालों को जाकर ये सूचना दी जाती है कि देखो, वैसे भी तुम्हारा मजहब अलग है, लड़के का मजहब अलग है, अगर ये बात कहीं आगे बढ़ गई तो फिर बात बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे, इसलिए अभी से ही इस मामले पे पूरी तरह से रोकथाम कर लो। जैसे ये बात सुनी जाती है, एक पंचायत आयोजित की जाती है और पंचायत में एक फैसला लिया जाता है कि लड़का और लड़की दोनों आपस में नहीं मिल सकते और नहीं मिलने की कोशिश करें। अगर लड़का कहीं मिलता हुआ दिखाई देता है तो फिर अंजाम सही नहीं होगा। इस तरह का आदेश दे दिया जाता है। जब ये आदेश दिया जाता है तभी लड़के को लड़की को याद आता है, क्योंकि बचपन में दोनों साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ पढ़ते पढ़ते कब दोनों गहरे दोस्त हो जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। हालांकि लड़की ने पढ़ाई को अपनी जारी रखा, लेकिन जो लड़के का परिवार होता है वहां पढ़ाई का कोई माहौल नहीं होता है। लड़के हर 5 भाई होते हैं और 4 बहनें होती हैं। कुल मिलाकर इनका 9 लोगों का परिवार था। घर में मेहनत मजदूरी या फिर टाइल्स लगाने का काम या फिर कोई वैसा जो टेक्निकल काम होता है इस तरह का काम किया करते थे, कंस्ट्रक्शन का, लेकिन वो पढ़ाई नहीं होती थी। आखिरकार जैसे ही बात 2021 में पता चलती है तभी लड़के को कहा जाता है कि लड़की से मिलने की कोशिश मत करना, और लड़के ने फिर विदेश जाने का फैसला कर लिया। वो सीधा पहुंच जाता है सऊदी अरब में जाता है। वहां जाने के बाद टाइल्स और मार्बल का वो काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था और सितंबर 2025 की ये बात है, वो अपना इंडिया जाता है। और जब इंडिया आता है तो अब तक ये मामला पूरी तरह से शांत हो चुका था। जिस बात को लेकर पंचायत हुई थी, अब ना कोई लड़की वालों की तरफ से कोई शिकायत थी, ना ही लड़के वालों की तरफ से कोई शिकायत थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इन दोनों की आपस में बातचीत होती है। दोनों व्हाट्सएप पर कॉल क्या करते थे, बातचीत क्या करते थे, और ये अपने चुपचाप आराम से ऐसे ही चल रहा था। ऐसे ही चलते चलते लड़के ने अब ये फैसला कर लिया था कि वो यहां से वापिस सऊदी अरब नहीं जाना चाहता, यहीं रहकर वो अपना काम करेगा। परिवार से उसने रजामंदगी ले ली थी और उसने फिर मुरादाबाद में अपना काम भी डाल लिया था। आखिरकार वो काम पे जाना, फिर काम करके वापस अपने घर चलाना, इस तरह का चल रहा था। चलते चलते एक दिन तारीख आती है 18 जनवरी 2026 की रात लगभग 9:30 बजे के आसपास का ये वाकया था। इसी बीच में वो खाना खाता है। खाना खाने के बाद अपनी मां से कहता है कि मैं बस थोड़ा सा टहल कर अभी आया, और जैसे वो टहलने के लिए जाता है और फिर पूरी रात हो जाती है। पूरी रात वो वापस लौट कर नहीं आता। घर वाले, परिवार वाले ये अंदाजा लगा रहे थे वो अपने दोस्तों के पास चला गया होगा, वहीं जाकर सो गया होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा ही हुआ था। वो जाता था और जाकर अपने किसी भी दोस्त के यहाँ पर सो जाया करता था। अगली तारीख यानी कि 19 जनवरी 2026 की सुबह सुबह की बात है। मोहम्मद हनीफ अपने बच्चों से पूछते हैं कि ये अरमान दिखाई नहीं दे रहा है, अरमान कहाँ है। तभी घर वालों ने कहा कि वो तो रात 9:30 बजे निकला था, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया।
और जैसे ही अरमान के बारे में कोई आता पता नहीं चलता है तो उसके जितने भी दोस्त थे, उसके पिता मोहम्मद हनीफ उनके सभी दोस्तों के पास जाते हैं और दोस्तों के पास जाने के बाद अपने बेटे को तलाश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन दोस्तों के पास भी और जहां जहां उसका जाना होता था वहां वहां भी अरमान का कहीं कोई अता पता था ही नहीं। जब अता पता नहीं चलता है तो 19 जनवरी पूरा दिन निकल जाता है, रात हो जाती है। उसके बाद फिर परिवार के लोग ये फैसला करते हैं कि क्यों ना हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, वहां जाकर अपने एक रिपोर्ट लिखवानी चाहिए कि हमारा बेटा गायब हो चुका है, लापता है, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास बताई जाती है। अब ये बात सुनते हैं, उसके सुनने के बाद फिर ये पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां जाने के बाद पूरी कहानी बताते हैं। पुलिस वाले जाकर उन्हें टरका देते हैं, यानी कि जाओ ठीक है, ढूंढ लो। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ चला गया होगा, भाग गया होगा, इस तरह की बात थी, तमाम तरह की बात थी। तभी लड़के के पिता ने एक बात कही कि मेरे बेटे का पड़ोस की एक लड़की है जिसका नाम काजल सैनी है, उसके साथ प्रेम संबंध था, आप साहब एक बार उनसे पता कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। जैसे ही पुलिस ने ये बात सुनी, पुलिस वालों को बड़ा अटपटा लगता है और थोड़ा टाइटली लेते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं। और जैसे डांट फटकार लगाई जाती है, इसी बीच में उन्हें लगता है कि शायद यहां से कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। 20 जनवरी 2026 को मोहम्मद हनीफ अपने और अन्य बेटों के साथ सीधा पहुंच जाते हैं एसएसपी के पास। एसएसपी सतपाल अंतिल इनकी पूरी कहानी सुनते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद वो बताते हैं कि बात थानेदार एसएचओ योगेश मावी से कहते हैं कि ये एक मोहम्मद हनीफ नाम के व्यक्ति मेरे पास आए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, इनकी बात तुमने सुनी क्यों नहीं। वो कहते हैं कि साहब, जो लड़की के परिवार है, लड़की के पिता हैं जिनका नाम गणपत सैनी है, वो भी थाने में आए थे, तहरीर देकर गए हैं, कह रहे हैं कि साहब मेरी बेटी को इनका बेटा भगा कर लेकर गया है, आप इस मामले की जांच पड़ताल कर लीजिए। साहब मैं क्या करूं, मैं भी इस मामले में जैसे तहरीर मिल जाती है कार्रवाई कर रहा हूं, जांच पड़ताल कर रहा हूं। मुकदमा अपराध संख्या 17/2026 बीएनएस की धारा 87 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और फिर ये जब पूरी बात आती है तो जैसे मोहम्मद हनीफ ने एसएसपी से कहा तो एसएसपी ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करके जो भी हो मुझे उसकी रिपोर्ट जरूर चाहिए। अब जब रिपोर्ट वाली बात आती है तो फिर गणपत सैनी के परिवार वालों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गणपत सैनी के 3 बेटे होते हैं, एक का नाम रिंकू, एक का नाम राजा होता है और सबसे छोटा वाला बेटा होता है जिसका नाम सतीश होता है। दरअसल रिंकू जो है वो अपनी ससुराल अमरोहा के पास एक रामहट जगह लगती है, वहां पर अपनी ससुराल में ही उसने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। और जो गणपत है वो उसने अपना ठिकाना खेतों की तरफ बनाया हुआ था, जो घर है। और राजा राम जो है वो राजा राम ने गांव में ही तंग गलियों में उसका अपना एक घर होता है और छोटा भाई उसका साथ में रहता है और पत्नी भी साथ ही रहती है। जब इनसे बातचीत की जाती है तो इनके बातचीत करने का तरीका अलग था और गणपत सैनी ने जो तहरीर दी थी उनकी बातचीत करने का तरीका अलग था, यानी कि पूरी बात इनको समझ में नहीं आ रही थी। तब इन्होंने एसएचओ ने रिंकू से, राजा राम से और जो उसका छोटा भाई होता है सतीश, इनसे जब सख्ती से बातचीत करना शुरू किया है, पूछताछ करना शुरू किया है, तब चौंकाने वाला खुलासा होता है। और जो खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल 18 जनवरी 2026 की रात लगभग 9:30 बजे के आसपास जैसी अरमान खाना खाकर निकलता है, खाना खाने के बाद सीधा अपनी पड़ोसी जो लड़की होती है काजल सैनी, उसके घर में जाता है, कूद जाता है। बहुत आराम से दबे पांव कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद वहां आराम से उस लड़की के साथ यानी काजल सैनी के साथ आराम से लेट जाता है बेड पर। दोनों ये कुछ अलग ही स्थिति में थे। इसी बीच में जो काजल सैनी की भाभी है वो उस घर से गुजर रही थी, उसको आवाजें आ रही थी, उसको ऐसा शक लग रहा था कि कोई ना कोई काजल के साथ कमरे में ही मौजूद है। और जैसी ये बात उन्होंने अपने पति यानी कि राजा राम को जाकर बताई तो राजा राम एकदम से सकपका जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। तभी सतीश को भी जगाया जाता है। सतीश भी एकदम मजबूर हो जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। उस दरवाजे को बंद कर लिया जाता है। जो उनका भाई होता है रिंकू, जो यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर रहता है अपने ससुराल में, उसको सूचना दी जाती है और वो जैसी सूचना मिलती है तो वो भी मौके पर तुरंत आ जाता है। वो अपनी गाड़ी लेकर आता है और अपनी गाड़ी को उसने जहां पशुओं का बाड़ा होता है वहां पर उसने अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया था। घर आते हैं तीनों भाई। मिलने के बाद अब यहाँ जो अरमान होता है, अरमान को बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। और जब अरमान को पीट रहे थे तो काजल रोकथाम करने की कोशिश कर रही थी, बार बार कह रहे थे कि भैया इसे मत मारो, इसकी कोई गलती नहीं है, इस तरह की बात कर रही थी। ये बात सुनने के बाद इन तीनों भाइयों को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ऐसा बताया जाता है कि राजा राम ने और जो उसका भाई होता है रिंकू, इन्होंने इसके हाथ पैर बांधते हैं और उसके बाद फिर उसको डंडे से, लाठी से बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है और वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ये बात तब थी जब इस दीवार के पीछे एकदम से जो घर है वो उसका अरमान का ही घर था, लेकिन उसकी चीखों की आवाज वहां दूर तक पहुंच नहीं पाती है। हालांकि जब वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो आसपास के लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि आज दोनों भाइयों ने, सतीश ने और राजा राम ने खूब जमकर शराब पी ली है। आज ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। लड़की की भी चीखने की बीच बीच में आवाज आ रही थी। जब चीखने की आवाज आ रही थी तो आसपास के लोगों को ये समझ ही नहीं आया कि आखिरकार इस घर के अंदर चल क्या रहा है। उनको लग रहा था कि शायद आपस में लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ हो गया है, लेकिन वो बार बार चीख रहा था, चिल्ला रहा था। अरमान अपनी जान बचाने की तमाम कोशिश कर रहा था। उधर काजल सैनी भी अपनी जान बचाने की तमाम कोशिशें कर रही थी कि भैया इससे मत मारो। हालांकि उनका टारगेट काजल सैनी था ही नहीं, वो उसे नहीं मारना चाहते थे। इसी बीच में सतीश को बहुत ज्यादा
गुस्सा आता है जब सतीश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो फावड़ा उठाता है। फावड़ा उठाने के बाद एक अरमान पर कई सारे वार कर देता है। और जैसे उसने अरमान पर वार किए तो काजल ने रोकने की कोशिश की। वो आप देखता है ना ताप देखता है, और उसने उसके बाद फिर काजल को भी ठीक वैसे ही मारता है जैसे क्या अरमान को मारता है। ये दोनों मर जाते हैं। मरने के बाद फिर यहां से कुछ बोरी का इंतजाम किया जाता है। बोरी का इंतजाम करने के बाद दोनों की लाश को बोरी के अंदर रखा जाता है। ये सोचने में लगते हैं कि आखिरकार अब हम करेंगे क्या। जब इनकी लाशें निकल के सामने आएंगी, पुलिस आएगी, पुलिस पकड़ेगी, हमें मारेगी, जेल भेजेगी, इस तरह की बात इनके दिमाग में आने लगती है। तब ये फैसला लेते हैं कि ये काम करते हैं, इनकी लाश को उठाकर यहां से दूर लेके चलते हैं और कहीं कुछ करते हैं। इसके बाद सबसे पहले इन दोनों लाशों को जो बोरी में रखी हुई थी गाड़ी तक लेके जाते हैं, और गाड़ी तक ले जाने के बाद यहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक गांगन नदी है, उसके पास में ही एक नीम करोली बाबा का मंदिर है, वो आश्रम है। उस आश्रम के पीछे वाले हिस्से में लेके जाते हैं। तीनों भाई 3 फावड़े का इंतजाम करते हैं, और 3 फावड़े का इंतजाम करने के बाद वहां बहुत गहरा गड्ढा खोदते हैं, और गड्ढा खोदने के बाद फिर सबसे पहले अरमान को उसके अंदर डाला जाता है। उसके बाद फिर काजल सैनी को भी उसी गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता है, और डालने के बाद उनको पूरी तरह से दबा दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है। अगली तारीख आती है। अगली तारीख आने के बाद राजा राम राजमिस्त्री का काम करता है, और वो अपने राजमिस्त्री के लिए काम पर निकल जाता है। जो उसकी पत्नी होती है वो आलू खोदने के लिए निकल जाती है, और जो माँ होती है वो हरदी जिनका नाम है, वो अपने गांव के ही किसी की ईख छीलने के लिए निकल जाती है। गणपत भी अपने काम से निकल जाता है, और रिंकू अपनी ससुराल में था, उसे यहां रहने की कोई जरूरत ही नहीं थी। छोटा भाई भी अपने काम से लग जाता है। जब ये काम से लग जाते हैं, ये आराम से ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और जब ये 18 तारीख की रात गुजर जाती है, 19 तारीख गुजर जाती है, और 20 भी निकल जाती है, लेकिन गांव में एक तरह की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। क्योंकि जब मोहम्मद हनीफ अपने बेटे को लगातार तलाश कर रहे थे तो किसी ने ये खबर दे दी थी कि हमने चीखों की आवाज सुनी थी, और कुछ हो सकता है कि कुछ ना कुछ रात में कुछ गड़बड़ हुई हो, उनकी बेटी भी घर पर दिखाई नहीं दे रही है। उनको पूरी तरह से अंदेशा हो चुका था कि घर में कुछ ना कुछ अनर्थ जरूर हुआ है। तंग गलियों से उन आवाजों को, चीखों को पहुंचने के लिए लगभग 3 दिन का समय लगता है। जब मोहम्मद हनीफ एसएसपी के पास जाते हैं, जाने के बाद अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराने की बात करते हैं। इधर गणपत ने जो मुकदमा दर्ज कराया था, एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके बाद फिर इसमें यह बताया जाता है कि गणपत सैनी को अपनी बेटी के गुम होने के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं थी। वो अपने बेटों पर, तीनों पर थाने के अंदर बरस जाते हैं, और गुस्से में कहते हैं कि तुमने बेटी को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हालांकि इनके बारे में कुछ पता चलता है कि करीब 16 साल पुरानी ये बात है। गांव के ही एक लड़के को इन्होंने गोली मार दी थी। गोली लगने से वो लड़का मरा नहीं था, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके बाद फिर इस मामले में एफआईआर दर्ज होती है, मामला कोर्ट कचहरी पहुंचता है, और अदालत इस गणपत को लगभग 7 साल की सजा सुनाता है। 7 साल तक इसको सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। अब से लगभग करीब 4 साल पहले जब गणपत छूट कर जेल से आता है वापस, तो फिर वो सामान्य जीवन जी रहा था, ऐसी कोई उसकी बात नहीं है। और ये भी जानकारी मिलती है कि इस हत्याकांड में गणपत का और उसकी पत्नी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ रोल है तो तीनों बेटों का है। पुलिस इनकी गिरफ्तारी करने के बाद फिर जहां पर वो गड्ढा था उस गड्ढे को देखने के लिए जाते हैं, कहां पर गड्ढा था, और उसके बाद जेसीबी मशीन के माध्यम से उस गड्ढे को खुदवाया जाता है। गड्ढे को खुदवाने के बाद उस लाश को जब बाहर निकाला जाता है, पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद लड़की के परिवार वाले कोई शामिल नहीं होते हैं, लेकिन गांव के जिम्मेदार लोगों ने आखिरकार काजल सैनी का अंतिम संस्कार कर दिया, और जो लड़का होता है अरमान, उसके परिवार ने उसका सुपुर्द खाक कर दिया। और जैसे ये बात गांव में फैलती है, उसके बाद फिर गांव में कहीं तनावपूर्ण स्थिति ना पैदा हो जाए, क्योंकि लड़का अलग समुदाय से है और लड़की अलग समुदाय से है, और इस तरह से डबल हत्याकांड होने की वजह से कि गांव के माहौल ना खराब हो जाए, लगभग 3 टुकड़ी पीएससी की आती हैं, और साथ ही 11 थानों की पुलिस आती है। गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले तैनात कर दिए जाते हैं, कहीं गांव का माहौल खराब ना हो जाए। फिलहाल पुलिस ने इस घटनाक्रम का जब खुलासा किया तो लोगों को वाकई यकीन नहीं हो रहा था कि घटनाक्रम के पीछे इस तरह की वजह भी हो सकती है। अब पुलिस का जो काम है, इस मामले में चार्जशीट लगाई गई है, और जो दोषी हैं दोषियों को जेल भेजने की पुलिस बात कर रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।